नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं कुछ दोस्तों का कमेंट के ऊपर एक वीडियो आपके सामने लेके आया। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप कुछ कमेंट करिएगा, कौन-सा कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस वीडियो आपके सामने ले आने के लिए। तो आज का जो कमेंट मतलब जो कमेंट किए गए थे, मुझे मुझे खुद ख़ास अच्छा लगा उस कमेंट को, क्योंकि उन्होंने जानना चाहा, सर अगर मुझे उज्जीवन कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो उज्जीवन कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो मैं किसके ऊपर निवेश करूँ? उज्जीवन फाइनेंस के ऊपर या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर? तो इस दोनों ही तो अलग कंपनी है। एक एनबीएफसी है और दूसरा एक बैंकिंग सेक्टर है। तो दोनों दोनों ही देखा जाए तो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। फिर भी एक बैंक है और दूसरा एक एनबीएफसी है, और दोनों ही देखा जाए तो एक दूसरे का सब्सिडरीज कंपनी है। तो आपको अगर निवेश करना है तो किसके ऊपर निवेश करूं, मतलब वो कमेंट कर रहा था, सर मुझे अगर निवेश करना है तो मैं इसके ऊपर किसके ऊपर निवेश करूं। तो आपके साथ कुछ बेस्ट पॉइंट इस दोनों कंपनी के बारे में शेयर करूंगा। उसके बाद डिसीजन आप खुद पता चलेगा आपको कौन सा कंपनी के ऊपर क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उज्जीवन के ही दोनों कंपनी साथ आप डिस्कस करूंगा। एक फाइनेंस कंपनी है, एक फाइनेंस बैंक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और कमेंट भी करिएगा। आपको मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपका अच्छे कमेंट के ऊपर भी रिप्लाई देता हूँ, बुरे कमेंट के ऊपर भी रिप्लाई देता हूँ। जो जो मुझे बुरे कमेंट करते हैं, मतलब बुरे मतलब कमेंट मेरे कुछ गलत बता दिया तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो गलतियां है आप सुधर रहे हैं, यही मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि इतने दिनों मार्केट के ऊपर रहने के बाद भी कुछ पॉइंट शायद मुझे पता, मतलब बहुत सारे पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं है। तो वो पॉइंट्स मुझे आपके माध्यम से मिल रहा है, यही मुझे बेस्ट लगता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको भी मैं कंटिन्यूअसली डेली नया-नया अपडेट यहाँ पे लेता आऊँगा। तो चलो देख लेते हैं दोनों कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात करूँगा उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज़ के बारे में। जो फाइनेंस सर्विसेज़ मतलब जो एनबीएफसी है, अगर इसका कंपटीटर देखेंगे तो दिखेंगे बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड है। तो इस तरीके से कंपनी आपको दिखेगा। तो फिर भी बजाज जो फाइनेंस सर्विसेज़ है, वो देखा जाए तो 3442 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, बहुत छोटा-सा कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में स्ट्रेंथ क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूँ, तो उस जानकारी में आपको जो मिलेगा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखना, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो है, वो देखा जाए तो एक रिज़र्व बैंक के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से ऑपरेट होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी बैंकिंग हो, वो आरबीआई के साथ ही ऑपरेट किया जाता है। तो एनबीएफसी एंड एमएफआई, तो मतलब जो स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से और माइक्रो फाइनेंस, एक्चुअली एमएफआई जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज, तो फाइनेंस जो काम करते हैं वो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, मतलब छोटे छोटे लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन वो बांटते हैं। तो इस कंपनी का स्टेन क्या है, हिस्ट्री क्या है, 2013 में कंपनी ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ, रजिस्टर किया आरबीआई के ऊपर, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग के ऊपर, मतलब एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एनबीएफसी एंड एमएफआई। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, आपको बता दूं, कंपनी धीरे धीरे करके फाइनेंस के ग्रोथ किया, और 2017 में कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मार्केट में लॉन्च किया, जो इसका सब्सिडरीज कंपनी है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बात करूंगा। तो पहले वो फाइनेंस के हिसाब से मार्केट में आया, उसके बाद मार्केट में बैंक लॉन्च किया, और वो भी 2017 में। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कंपनी का टोटल 88% का 83% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। मतलब मेजोरिटी स्टेक इसी के पास ही है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के पास ही है, सॉरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज के पास ही है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिला है। तो लोन बुक के हिसाब से कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो पिछले सालों का नहीं, 2021 का डेटा है। वो डेटा देख के कुछ फायदा नहीं होगा। एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है एनपीए। फिर भी 2020 का डेटा है, फिर भी मैं एक परसेंटेज आपको दिखा दूं। नेट एनपीए जो है 2.9 है, मतलब एनपीए मुझे बहुत हाई लगा। 2.9 मतलब मार्केट में जितने उन्होंने लोन बांटा, उनमें से मान के चलिए 100 रुपीज उन्होंने लोन बांटा, उनमें से 2.9 मतलब 2.9% का लोन, मतलब 2 रुपया 90 पैसा यहाँ पे वापस ही नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि सर 100 में तो 2 रुपया 90 पैसा ही नहीं वापस आया, तो क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसी 100 रुपये को आप करोड़ों में कन्वर्ट कर लेना, तब उस फिगर को देख लेना कितना बड़ा हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से देखना चाहिए, छोटे फिगर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए।
तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे हाइक दिखा। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो बहुत सस्ते में आपको शायद दिखने को मिले। इसका मतलब देखिए कोई सस्ते में आपको मिले तो वो कंपनी बेस्ट होगा, वो प्रोडक्ट बेस्ट होगा ऐसे बिल्कुल सोचना मत। अगर आप कोई स्मार्टफ़ोन खरीदारी करेंगे तो मान के चलिए आपको कोई 12,000 का फ़ोन मिल जाएगा, सब कुछ फीचर्स आपको मिलेगा। सेम टू सेम आपको कोई एप्पल का फ़ोन आप खरीदारी करने जाएँगे तो वो फ़ोन 1 लाख रुपया होगा। तो क्या दोनों में अंतर नहीं है? ऑब्वियसली है। तो कंपनी देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा लगा। फिर भी फाइनेंस कंपनी होने के नाते इसको मैं कंसीडर ज़रूर करूँगा। फिर भी 8% डेप्थ मुझे बहुत हाई लगा। तो एनुअली इनकम जो है, वो करीबन-करीबन 230 करोड़ के आसपास लॉसेस में है कंपनी। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखा। फ्यूचर में क्या होगा वो अलग बात है। कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ को मेंटेन किया। रिटर्न के मामले में 1 साल में कंपनी आपको शायद कुछ खास पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है, कुछ डेटा कुछ गलत मुझे देखने को मिला क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको बता दूँ तो वो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ऊज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज में यहाँ पे जो रिटर्न मिला 1 साल में ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो लोअर साइड में से अपर साइड में ऑब्वियसली डेटा के हिसाब से यहाँ पे ठीक ही है। मैं थोड़ा-सा गलत बता दिया, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं थोड़ा-सा मैं चेकआउट कर लेता हूँ पहले। एक 6 मंथ में 40% के आसपास रिटर्न और 1 साल में करीबन 50% का रिटर्न, तो 100% तो नहीं है, थोड़ा-सा इधर-उधर है। 5 साल में देखिए नेगेटिव रिटर्न, तो यही सबसे ज़्यादा वीकनेस है इस कंपनी का और मैक्स में चार्ट पर डिपेंड कर दूँ तो 43% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है मैं आपको सामने इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी में प्रॉफिट कंटिन्यूअसली हो नहीं पा रहा, पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट होते थे और कोविड के बाद लगातार-लगातार कंपनी लॉस करते जा रहा है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। देखिए एफआईएस के पास तो बहुत अच्छा खासा माल था 26% के आसपास, वो खुद माल बेचकर भाग गया, अभी ना के बराबर होल्डिंग है। सॉरी डीएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 22% होल्डिंग था, अभी 31% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। पब्लिक के पास 51% का होल्डिंग देखने को मिला था और अभी 66% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे जो फिगर आउट है ना, वो कुछ थोड़ा-सा हटके दिखा। तो मेरे हिसाब से पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं। तो दूसरी जो कंपनी है, इसी का ही सब्सिडियरी कंपनी है, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस कंपनी में मुझे जो पॉइंट सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा, कंपनी के एक पॉइंट्स आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कंपनी 8.5% के आसपास मतलब इंटरेस्ट देते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। मुझे पता नहीं किस तरीके से इंटरेस्ट वो इस तरीके से दे रहा है। जिस कंपनी का एनपीए बहुत ज़्यादा है, जिस कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है, जिस कंपनी का देखा जाए तो प्रोविज़न बहुत हाइक है। तो ये सारे चीज़ होने के बाद भी वो किस दिशा से, किस हिसाब से इतना रिटर्न दे रहा है, मुझे तो पता नहीं। तो आपको पता है तो जो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आपको और दूसरा कौन-सा बैंक दिख रहा है जहाँ पे इस तरीके से एफडी का रिटर्न मिल रहा है? तो अच्छा खासा ये जीवन स्मार्ट फाइनेंस बैंक में एक एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगता है, अगर कोई मतलब इन्वेस्टर नहीं, अगर कोई बैंक अकाउंट में पैसा रखना चाहेंगे, सेविंग्स अकाउंट में, करेंट अकाउंट में सॉरी करेंट अकाउंट में तो पैसा नहीं मिलता, सेविंग्स अकाउंट में साथ ही साथ एफडी करने जाएँगे तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बैंक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे परसेंटेज देता है। देखिए, 8.5% के आसपास जो सीनियर सिटीज़न है 8.75 और बाकी लोगों के लिए 8% इतना शानदार यहाँ पे एफडी के हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? तो इतना शानदार एफडी के हिसाब से पैसा कंपनी आपको दे रहा है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो ये एक सब्सिडियरी कंपनी है उज्जीवन फाइनेंस के ऊपर। तो इस बैंक का खासियत है कंपनी 5,700 करोड़ के आसपास है। इसका भी पी रेशियो सस्ते में दिखने को मिला, इसका मतलब कंपनी बेस्ट है, ऐसे बिल्कुल मत समझना। कंपनी का जो मतलब एनुअल इनकम है, वो 400 करोड़ के आसपास मतलब एनुअली इनकम नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का डेब्ट जो है 7.5% के आसपास। आप कहेंगे सर इसका जो कॉम्पिटिटर है, उसका भी तो डेब्ट उसी तरीके से देखने को मिला। हाँ, आप देख लीजिए कंपनी का जो डेब्ट है तो आप ध्यान से देखना डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो हर कोई फाइनेंस बैंक में जितने सारे प्राइवेट बैंक है उसके हिसाब से देखा जाए तो सबके पास एक ही रेंज के हिसाब से एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक के पास सबसे कम कर्जा है। फिर भी देखिए एक्सिस बैंक इस तरीके से सारे बैंक के पास एक ही तरीके से कर्जा देखने को मिला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में आपको कर्जा नहीं देखना है, बाकी डिटेल्स देखना है। तो कंपनी का सेल्स मतलब सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ क्या है 45% है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा दिखा। कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को तो मेंटेन करता था। आज कंपनी लॉसेस में आ गया और वो भी बड़ा साइज का लॉसेस हुआ 450 करोड़ के आसपास। कंपनी को रिटर्न कुछ खास नहीं दिया, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया मगर बाकी सालों में रिटर्न कुछ खास नहीं दिया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, इन्वेस्टर इसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोमोटर के पास मतलब किसके पास है? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है।
जिसके पास पहले 83% का होल्डिंग था, वो मेजॉरिटी स्टेक में कुछ स्टेक बेच दिया, अभी 73% का होल्डिंग है। तो उनमें से सबसे बड़ी बात है, एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग ना के बराबर है, और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि कंपनी में उतना दम तो देखने को नहीं मिला। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा क्योंकि पब्लिक इस कंपनी को पेनी स्टॉक जैसे सोच कर निवेश करते हैं। इसका चार्ट पैटर्न आपको बता दूं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर गिरावट का माहौल जारी रहा। हाँ, मत देखा जाए तो कंपनी जून के मंथ से बाद अच्छा खासा एक रैली दिखाया, और इसका प्राइसिंग करीबन 13 रुपीज़ से जर्नी जो है वो 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी दोनों ही मेरे पसंदीदा दोनों ही कंपनी नहीं है। तो आपके पास इस दोनों कंपनी के ऊपर कौन-सा कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि दोनों कंपनी के डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ही है, तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।